पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे सॉल्यूशन तीन तरह का होता है, सेचूरेटेड, सुपर सेचूरेट, अनसेचूरेटेड और सुपर सेचूरेटेड। हीटिंग आप डाल के छोड़े हुए हैं सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी और मोलरिटी, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। सॉल्युबिलिटी और मोलरिटी दोनों एक ही टाइप का चीज है, या यूं कहें कि सेम ही है, बस कुछ कंडीशन का अंतर है, अदरवाइज दोनों एक ही तरह का है। जैसे देखिए, number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity। solubility का भी सेम डेफिनेशन होता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है जिसको आप देखिए। आप तीन तरह का सॉल्यूशन लीजिए, एक लीजिए सेचूरेटेड, एक लीजिए अनसेचूरेटेड और तीसरा लीजिए सुपर सेचूरेटेड। सब में कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट होगा ही होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हर जगह निकलेगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हर जगह निकलेगा। तो आप तीनों तरह के सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको हर जगह सॉल्यूट का मोल पता चल जाएगा, टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी सिर्फ सेचूरेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। सिर्फ सेचूरेटेड सॉल्यूशन में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन वो होता है सॉल्युबिलिटी। यानी मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों सेम चीज़ है तब जब सॉल्यूशन कैसा हो, सेचूरेटेड। अनसेचूरेटेड या सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्युबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मोलरिटी एक जनरल टर्म है जिसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वह सेचूरेटेड हो, अनसेचूरेटेड हो या सुपर सेचूरेटेड। लेकिन सॉल्युबिलिटी एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ सेचूरेटेड के लिए करेंगे, सुपर सेचूरेटेड या अनसेचूरेटेड के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि सेचूरेटेड सॉल्यूशन का मोलरिटी ही क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। तो इन सबको बाद में हम डिफाइन भी करेंगे, पहले आप इसके रिगार्डिंग कुछ लिख लीजिए। हेडिंग आप शायद डाले हुए हैं सॉल्युबिलिटी। इसको हम लोग स्मॉल एस से या स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। जनरली हम स्मॉल एस लेकर चलेंगे, चूँकि स्मॉल एम से मोलरिटी को भी इंडिकेट किया जाता है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। लिखिए, मोलरिटी इज ए जनरल टर्म। हाँ जी, सही लिखा रहे हैं, मोलरिटी हम बोल रहे हैं। एक्चुअल में मोलरिटी से ही हम सॉल्युबिलिटी पर आगे चले जाएंगे। लिखिए, मोलरिटी इज ए जनरल टर्म। मोलरिटी इज ए जनरल टर्म used for molarity is a general term used for any kinds of solution. Molarity is a general term used for any kinds of solution, saturated, unsaturated or supersaturated. Molarity is a general term used for any kinds of solution, saturated, unsaturated or supersaturated. But solubility is but solubility is a specific term. But solubility is a specific term used for saturated solution only. Used for saturated solution only. हो गया, लिख लिए। नीचे एरो देखिए, लिखेंगे for saturated solution, molarity is called solubility.
फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन मोलरिटी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। लेकिन आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहिए। तो अब इसका प्रॉपर हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं किसका? सॉल्युबिलिटी का। सुनिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन के मोलरिटी को ही हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो अब इसको हम यदि पूरा लैंग्वेज देंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, दोनों में थोड़ा अंतर सुनिए। मोलरिटी का एक बार डेफिनेशन बोलते हैं, एक बार सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। अब सॉल्युबिलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अंतर क्या है? वहाँ सॉल्यूशन से पहले हम कोई वर्ड यूज नहीं किए हैं, मतलब आप सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सब ले सकते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी में आप सिर्फ सेचुरेटेड लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter saturated solution, present in 1 liter saturated solution is called solubility, is called solubility। एक और अंतर है solubility और मोलरिटी में, उसको सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, कोई भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूशन का आप मोल भी चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं, और आप चाहे तो उस मोल को ग्राम में भी बदल सकते हैं और आपको ग्राम भी पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन सेचुरेटेड होना चाहिए, ये बात फिक्स है। लेकिन सॉल्यूट, आप देखिएगा सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूट का मोल ही नहीं बल्कि सॉल्यूट का ग्राम, मतलब ग्राम भी ले लिया जाता है। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इसी के जगह ले लिया जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब मोलरिटी सिर्फ डिफाइन होता है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर, जबकि सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिफाइन होता है, ग्राम पर भी डिफाइन होता है, और सीसी पर भी डिफाइन होता है। मतलब यदि सॉल्यूट लिक्विड है तो आप उसको सीसी में भी लेके चल सकते हैं। यानी मोलरिटी से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है ये। मोलरिटी सिर्फ मोल पर डिफाइन होगा, यह मोल पर, ग्राम पर और सीसी पर, सब पर डिफाइन होता है। सीसी पर जनरली तब डिफाइन होता है जब सॉल्यूट गैस हो, जिसका चर्चा आगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में आने वाला है। तो इसको और करके एक और डेफिनेशन लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, weight of solute in gram present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution is called solubility। और करके एक और डेफिनेशन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर्स ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी प्रेजेंट इन 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड वर्ड को मत छोड़ना, ये मेन बात है इसका। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी प्रेजेंट इन 1 liter saturated solution, 1 liter saturated solution is called solubility। हो गया, लिख लिए। इधर देखिए,
सॉल्युबिलिटी को हम 3 टर्म में डिफाइन किए हैं, मोल के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। तो इसका यूनिट भी 3 तरह का होगा। एक यूनिट आपको हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का मोल पर लीटर, दूसरा यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर, और तीसरा यूनिट हो जाएगा सीसी पर लीटर। जहाँ पर ऊपर वाला सब सॉल्यूट का है और नीचे वाला जो लीटर है वह किसका है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम। लिखिए, जनरली चलता है मोल पर लीटर। क्या हुआ? परलील हो गया, उसको लीटर बनाइए, उसको लील ने उसको लिट बनाइए। अब हम लोग यहां से समझ सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas। इस बात को बताया था हेनरी साहब ने, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं किस लॉ के अंतर्गत? हेनरी लॉ के अंतर्गत। तो आप इसका जो सेकेंडरी हेडिंग है वो डाल देंगे हेनरीज लॉ। अब देखो, ये कोनो बड़ा बात नहीं था उस समय। यदि तुम्हारा भी जन्म हो गया होता और इतना पढ़ा लिखा होता तो भी इतना बात बोल सकता था जितना बात ही बोले। अब तुमको हम बताते हैं कैसे। लेकिन फिर भी इनका महत्व इतना क्यों है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसको देखिए। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स जब पीने के लिए खोलते हैं तो सडनली से उससे गैस बाहर निकलता है। काहे गैस बाहर निकलता है? क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, किसी भी गैस, पिछले क्लास में आपको बताया गया कि कोई भी गैस किसी भी सॉल्वेंट में घुलता है। यही है, गैस है तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में घुलता है, लेकिन घुलता सब है। तो हेनरी साहब ने ये सोचा कि भाई ये गैस कैसे ज़्यादा घुलेगा या फिर प्रेशर से इसका क्या संबंध है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया उन्होंने। अब देखिए किस टाइप का सेटअप था। ये लिख चुके हैं, अभी कुछ लिखना उखना नहीं है, देखना है कि हेनरी साहब ने क्या किया था बैठ बैठ के। देखो इधर, मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसमें नीचे में कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है, मान लो वाटर ही है नीचे। अब इस वाटर में हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहोगे क्या कि रेनो जाओ यहाँ इसमें घुल जाओ, छोड़ दोगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये कभी घुलेगा इसमें आके? सवाल ही नहीं उठता है। एक तो खुला बर्तन रहेगा, भाग जाएगा। बर्तन को बंद करके रखोगे तो लिक्विड में कहा जाएगा गैस, वो तो फ्री रहना चाहेगा। उस कहाँ रहेगा फ्री? यहाँ गैसेस स्टेट में रहेगा। तो सही, वो बड़ा साधारण सा काम क्या कर दिए कि इस पर उन्होंने एक पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिया। और उन्होंने पाया कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम वहाँ ऊपर पर क्रिएट करते हैं, इस गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वह उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। यानी उन्होंने कहा क्या कि ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के पार्शियल प्रेशर का। अब जितना ज़्यादा, और बात भी सही है, प्रेशर यदि डाल के आप छोड़ेंगे तो अंदर में गैस जाएगा कहाँ? वो निश्चित रूप से पानी में जाके घुलना स्टार्ट कर देगा। और यदि इसी प्रेशर को रिलीज कर दिया जाए तो जो घुला हुआ गैस है वह धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एक के बार कस के दाब देंगे बस सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगा। आप गलत सोच रहे हैं। यह प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। इस पर धीरे धीरे प्रेशर लगाते जाता है, धीरे 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 गैस घुलता चला जाता है। और जब ये गैस निकलता है ना, तो वो भी धीरे धीरे निकलता है। और प्रेशर वाला काम तो आप नहीं देखे होंगे, लेकिन गैस की निकलने वाला चीज़ आप देखते हैं। 2 लीटर वाला ठंडा वाला कोई, जैसे जिसमें गैस रहता है, जैसे स्प्राइट ले लीजिए,
आप उसको खोल दीजिए, गलती से उसको बहुत हिला डुला के खोलोगे तो बहुत तेज़ी से फेंक देगा वो। तो नॉर्मल उसको खोला जाता है। नॉर्मल खोलने के बाद आप क्या कीजिए, मुश्किल से 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आधा ठंडा उसे निकाल लीजिए, आधा कोल्ड ड्रिंक्स निकाल लीजिए, फिर उस ढक्कन को बंद कर दीजिए और एक बार फिर से उसको काफ़ी झकझोर दीजिए, और उसके बाद आप फिर से ढक्कन को खोलिए। आप पाएंगे कि फिर से प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि जितना गैस घुला हुआ था वो सब का सब एक बार में नहीं निकला, तब ना फिर से गैस निकल रहा है। मतलब प्रेशर रिलीज यदि आप करेंगे ना, तो आप ये सोच रहे होंगे कि घुला हुआ गैस सडनली से, जैसे होता क्या है, देखो वॉल्व पिन यदि हम लोग खोल देते हैं साइकिल का, तो उसमें क्या होता है कि गैस एक सडनली से एक झटका में निकल जाता है। इसलिए क्योंकि वह घुला हुआ गैस थोड़ी है, वह फ्री गैस है, और यहाँ पर वो लिक्विड में घुला हुआ गैस है। वो धीरे धीरे प्रेशर रिलीज हुआ है तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल को छोड़ता हुआ बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये घुलने वाला भी प्रोसेस धीरे धीरे होता है, निकलने वाला भी प्रोसेस धीरे धीरे होता है। लेकिन यदि आपको घुलाना है तो आपको यहाँ का जो इस गैस का जो पार्शियल, जो भी गैस आप लेना चाहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर आपको हाई करना पड़ेगा, और प्रेशर हाई करते रहेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ता रहेगा। तो सोचने में तो लगता है कि एकदम सिंपल सा बात है कि नहीं? गैस पर प्रेशर बनाएंगे वो घुलेगा, हो गया, यही है। इसी को क्या बोला जाता है, हेनरी लॉ। इट मीन्स solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas over the solution or solvent। सॉल्वेंट के ऊपर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसी पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस का सॉल्युबिलिटी। मतलब प्रेशर जितना बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा। बस इतनी ही सी तो बात है। हेनरी लॉ लिखे हुए हैं, आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन इतनी सी ही बात में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब फंस जाइएगा, इसीलिए उसको बढ़िया से पढ़िए। एक बात पढ़ने लेने के बाद वो ख़त्म नहीं हो गया, अभी और बहुत सारा बात है इसमें। छापिए जल्दी। लिखिए नीचे रो, देखिए लिखेंगे solubility of gas, solubility of gas is directly proportional to solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution or solvent, over the solution और सॉल्वेंट। अरे यहाँ पर वाटर लिए, कोई सॉल्यूशन, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन है। तो आप किसी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में यदि आप गैस को घुलाना चाहते हैं तो वो गैस के पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखेंगे नीचे, पूरा लिखेंगे नहीं। solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution or solvent। लिखेंगे आगे, that is solubility directly proportional to P, partial pressure is denoted by small p। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो बराबर में एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम KH कहते हैं, यानी ये हो जाएगा S बराबर KH इंटू P।
जहाँ पर के एच को हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या हुआ? क्या? किसका? हाँ सब आएगा, आप परेशान क्यों हैं? अलग अलग सॉल्यूशन के लिए के एच का वैल्यू अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे कांस्टेंट है, फिर अलग अलग कैसे होता है? एक सॉल्यूशन के लिए के एच कांस्टेंट होता है, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। अरे कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला है उसके लिए के एच कुछ और होगा, ऑक्सीजन घुला है उसके लिए के एच कुछ और होगा। लेकिन ऑक्सीजन ही लगातार घुलाते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर, तब के एच का मान स्थिर होगा। इधर देखिए, जो बात आप पूछें उसको बता ही देते हैं। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज 1 atm, देन बोलेगा रे पी का वैल्यू यदि 1 हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगा के एच। इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी है वही हेनरी कांस्टेंट, लेकिन कब? एट 1 atm पार्शियल प्रेशर। तो यहां से हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट 1 atm पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट के एच। और समझ में आया कि के एच क्या है? यदि आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए के एच का मान निकालना चाहते हैं तो गैस का पार्शियल प्रेशर कितना कर दीजिए? 1 atm। 1 atm पर जो सॉल्युबिलिटी होगा वही कहलाएगा उसका के एच। लिखेंगे यहां तक। आगे बढ़िए। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। ये डेफिनेशन है हेनरी कांस्टेंट का। लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas at solubility of gas at 1 atm partial pressure, solubility of gas at 1 atm partial pressure is called Henry constant। is called Henry constant। नीचे एरो देके लिखेंगे वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट are different for different solution। Value of Henry constant are different for different solution of gas। Value of Henry constant are different for different solution of gas। अलग अलग गैस का सॉल्यूशन यदि आप लेंगे तो उसके लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ के एच। सॉल्युबिलिटी बराबर होता है, क्या होता है? के एच इंटू पी। सॉल्युबिलिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है ना? अरे अभी ना पढ़ा था। के एच प्रेशर का यूनिट एटीएम। तो यहाँ से के एच बराबर हो जाएगा, ये एटीएम इधर आएगा तो बट्टा में, यानी मोल पर लीटर पर एटीएम। क्या? हाँ, यदि आप ग्राम में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। और सुनिए, ध्यान रखिएगा इस यूनिट का कि किस में दिया हुआ है, बहुत बहुत मायने रखता है ये चीज़। वैल्यू बदलता रहेगा वहाँ इक्वेशन में। ये सीसी पर लीटर पर एटीएम भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा यही चलेगा। ग्राम में भी रहता है तो उसको घुमा के मोल में दे देगा क्वेश्चन में, और नहीं तो कभी 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 गड़बड़ करेगा तो ग्राम। देखो ना अभी ये क्वेश्चन, वो जो 78 छोड़ा था ना, तुम लोग नहीं बोले थे 78 छोड़ देना, अभी उसको बना के देखिए फिर आपको इसी पड़ जाएगा।
मिटा रहे हैं इसको। अच्छा एक बात बताइए, हम मान लीजिए पार्शियल प्रेशर 2 एटीएम रखे यहाँ पर, तो सॉल्युबिलिटी हुआ मान लो 4। अब यदि हम पार्शियल प्रेशर को 5 एटीएम कर दें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा घटेगा या उतने रहेगा? बढ़ेगा। आपको क्या करेगा, दो गो प्रेशर दे देगा, एक प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी देके दूसरे पर आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन सॉल्युबिलिटी बराबर होता है ना जी KH इंटू पी, इसको आप 1 इसको भी 1 कर दो, और S2 बराबर कह दें KH इंटू P2। क्या इसको भी KH1 KH2 करोगे? सेम सॉल्यूशन के लिए KH1 KH2 नहीं होगा। हाँ गैस बदल जाता तो बातें बदल जाते, फिर तो वहाँ पर ये संबंध आएगा भी नहीं। इसको आप मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। 1 में से 2 को डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा? KH से KH कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या? S1 बाय S2 बराबर P1 बाय P2। इस तरह से दो डिफरेंट प्रेशर पर आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं यदि एक पर दिया हुआ हो तो। उतारिए। क्या हेनरी लॉ भारी लग गया? लिखिए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हाँ जी इसको पहले उतार लीजिए। बोलिए क्या हुआ? बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हो जाइएगा, ठीक है? पार्शियल प्रेशर जो आप बोलते हैं गैसियस फेज में, पार्शियल प्रेशर क्या सॉल्यूशन फेज में भी निकालिएगा? प्रेशर सॉल्यूशन फेज में निकलता है क्या? अब आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आप लोग हेडिंग डाल दिए हैं क्या? स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? यहाँ तक अभी जो पढ़े दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़िए तो आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। एक्चुअल में थोड़ा आप एक स्टेप आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम अभी बात ऑलरेडी करने वाले हैं। हमसे कुछ बात छूट जाए तब बाद में आप बात कर लीजिएगा। देखिए अब ध्यान से आप जो पढ़े हैं राल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, अरे याद है, PA बराबर XA इंटू P0A पढ़े थे। कहाँ से आया ये? फ्रॉम राल्ट्स। फ्रॉम राल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू P0। इसी के ना सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ को मान सकते हो, एक्चुअल में ये बाइनरी सॉल्यूशन था, A और B दोनों लिक्विड था ना। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर इसको लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा डायरेक्ट आप समझ लीजिए। एक बात बताइए, याद है P0A का मान कांस्टेंट था, हाँ या ना? ये क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ P और A, जो एक बार निकल गया तो निकल गया। अब A के बदलने XA के बदलने से PA बदलता था, और X बढ़ने से बढ़ता था, घटने से घटता था। तो यहाँ फाइनली हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? यदि यही बात हम गैस के लिए करें तो A के जगह क्या हम ले लेंगे? गैस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, हाँ या ना? कह सकते हैं या नहीं? अब देखिए सॉल्युबिलिटी कहा गया कि ये पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ऐसी स्थिति में यदि हम इसके स्पेशल केस पर जाएं तो प्रेशर को यदि हटा दें तो सॉल्युबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। और इस बार जो एक्स आप देख रहे हैं वास्तव में वो एक्स गैस नहीं होगा, ये वाई गैस होगा, क्योंकि गैस के मोल फ्रैक्शन की ना बात हो रही है। आप कितना गैस लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लेते हैं और इसी के साथ आप O2 को भी ले लेते हैं, मतलब दो गो गैस को आप एक ही बार घुला रहे हैं। कौन गैस ज़्यादा घुलेगा? जो गैस जितना अधिक मात्रा में रहेगा वह अधिक घुलेगा, जो कम मात्रा में रहेगा कम घुलेगा, क्योंकि गैस यदि अधिक मात्रा में रहेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। और जब सॉल्युबिलिटी के टर्म में आ गया तो फिर से यहाँ जब हम इसको इक्वल करेंगे तो एक बार फिर से हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, और हेनरी कांस्टेंट आएगा तो यहाँ हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हम देखिए जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख दिए हैं तो वह YA ही इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे वहाँ A और B के टर्म में हम चल रहे थे, यहाँ तो डायरेक्ट हम कह दिए हैं गैस, तो हम इसको एक्स गैस को क्या पढ़ेंगे, गैस का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी बराबर हो गया KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी बराबर लिख सकते हैं KH इंटू, इसको लिख दें स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्या है ये n, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अरे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और ये कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट वाला था और ये सॉल्वेंट वाला था। तो इस तरह से आप इसके स्पेशल केस में जब जाइएगा तो पहला केस आप पढ़े कि सॉल्युबिलिटी बराबर होता है KH इंटू पी, जबकि इसी का दूसरा केस क्या बन रहा है, सॉल्युबिलिटी बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये वही गैस का मोल फ्रैक्शन है जिसको आप घुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये था इसका स्पेशल केस और इस पर भी न्यूमेरिकल है NCERT में, तो आप इसको सॉल्व करें। अब आप खड़े हो जाइए। कुछ और है, और कुछ पूछना है, बैठ जाइए, धड़फड़ाया मत कीजिए, उतारिए। इसको जल्दी से उतारिए। और क्वेश्चन नंबर 78 था ना, उसको भी बनाना है। असाइनमेंट लाए हैं क्या, सब लोग लाए हैं? आप एक काम कीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए क्वेश्चन, देखें तो। या फिर आप, आपके पास है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है लिख लीजिए। अब देखो क्वेश्चन कितना आसानी से पूछेगा और तुम उसमें उलझ जाओगे, तुमको लगेगा कि इनसफिशियंट डाटा है या फिर बनेगा नहीं। उस पर वर्क करेंगे तो बनेगा। उतार लिए क्या यहाँ तक? क्वेश्चन लिखिए, लिख लो, सब लोग लिख ही लो ना कॉपी पर डायरेक्ट। एक लाइन का तो है ही बस, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। लिखेंगे हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2
हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2 in water. Henry constant of CO2 in water is 3 into 10 to the power minus 2. 3 into 10 to the power minus 2 mole per liter per ATM. Mole per liter per ATM. Full stop. Calculate the mass of CO2. Calculate the mass of CO2 present in 100 liter solution if partial pressure of CO2 is 4 atm. If partial pressure of CO2 is 4 atm. किनकी है ये? कौन दिए हैं? आप है ना? इधर देखो, इस क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है, हम बना देते हैं चूंकि टाइम बहुत कम है। इधर देखिए, हेनरी कांस्टेंट KH को ही ना कहते हैं। ये 3 into 10 to the power minus 2 दे दिया। कौन चीज में है ये? मोल पर लीटर पर एटीएम। पार्शियल प्रेशर कितना दे दिया? 4 atm। आप सब लोग जानते हैं सॉल्युबिलिटी बराबर होता है KH इंटू P। यहां से सॉल्युबिलिटी क्या होगा? KH का वैल्यू 3 into 10 to the power minus 2 इंटू 4 कर दें क्या? यहाँ ATM पर ATM में है, यहाँ ATM है, तो ATM से ATM कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? मोल पर लीटर। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको 12 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। एक बात बताइए, सॉल्युबिलिटी आपको इतना आया, इस बात से आप क्या समझे? सुनिए हमारी बात, सुनिए और ढंग से दिमाग में सेट कीजिए इस बात को। आपको यदि किसी क्वेश्चन में या कहीं पर यह बात मिला कि सॉल्युबिलिटी जो है वह 12 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर है, what is meaning of this? It means if solubility of a solution is 12 into 10 to the power minus 2 mole per liter, it means 1 liter of that solution contain 12 into 10 to the power minus 2 mole gas or solute, और कार्बन डाइऑक्साइड है ना यहाँ पर solute। It means 1 liter of solution contain how much? 12 into 10 to the power minus 2 मोल। कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए, आपसे 100 लीटर में ना पूछता है, आपसे 100 लीटर में ना पूछता है, तो 100 लीटर में कितना होगा? ये हो जाएगा 12 into 10 to the power minus 2। 100 को तो लिख ही सकते हैं 10 to the power 2, ये कट जाएगा, कितना मोल CO2 आ गया? तो ये आपको आ गया 12 मोल CO2। लेकिन आपसे मास पूछ रहा है, मोल नहीं पूछ रहा है, तो आप इसको बदल दीजिए मास में, मतलब ग्राम में बदल दीजिए। मोल को ग्राम में कैसे बदलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके 44 इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, 12 into 44 ग्राम हो जाएगा, और आप इसको जब गुना करेंगे तो 528 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 100 लीटर सॉल्यूशन में 528 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुलाया गया होगा, तब जाके ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। यही आपका आंसर हुआ। इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशन। चैप्टर पूरा खत्म हुआ। कल से नया चैप्टर, पहले पूरा बात हमारा सुनेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। अभी ये तो हम समाप्त कर दिए हैं चैप्टर। अगला जो न्यूमेरिकल का इसका क्लास होगा, आगे होली का छुट्टी आने वाला है। आप लोग आदत से बहुत ज़्यादा लाचार हैं, 4 दिन की छुट्टी को 8-9 दिन बनाना आपके लिए बहुत आम बात होती है। तो कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे। 29 को होली है, 28, 29, 30, 31 4 दिन छुट्टी रहेगा। एक्चुअल में कुछ लोगों को होली का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाता है, छुड़ाने में 2-3 दिन का समय लग जाता है, तो वो सेंड करते हैं। तो
होली के छुट्टी से एक दिन पहले और होली के छुट्टी के एक दिन बाद ये 2 क्लास फाइनली न्यूमेरिकल का क्लास होगा, जिसमें आप अपना सभी प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा। और आपको काफ़ी लंबा टाइम भी मिला है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन बना भी लिए होंगे। जो भी दिक्कत होगा बता देंगे, यदि दिक्कत नहीं रहा तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर ही रहे हैं, इसी चैप्टर पर हम आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। और सुनिए, आप सभी आदमी, एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, बिना लॉग टेबल के आप नहीं चल सकते। इसमें लॉग, सुनिएगा हमारी बात, लॉग का सारा रूल, लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना और लॉग टेबल आपके पास में रहना, यह सब अब आगे के सभी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के लिए ज़रूरी है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वह होगा केमिकल काइनेटिक्स। हमारे ख्याल से केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे भारी टॉपिक माना जाता है इसको। और इसका रीज़न यह है कि इसमें मैथ भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री तो खैर है। अब कोई एक चैप्टर यदि 3-3 सब्जेक्ट से मिलकर बने तो आप समझ सकते हैं कि वह कहीं से आसान होने वाला नहीं है। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है, हल्ला करना बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। जितना भी रूल रेगुलेशंस बताया गया है लॉग और एंटी लॉग का, वो एक्चुअल में भूलने वाला चीज़ होता है। बड़ा जल्दी जल्दी लोग उसको भूल जाते हैं। आप सभी आदमी कल रिवाइज करके आइएगा, 2-3 दिन के बाद हमको उसका ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ने लगेगा। जो लोग क्लास छोड़े हैं, बेसिक लेक्चर में अवेलेबल है ऐप पर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, 4था, 5वां, 6ठा लेक्चर में शायद है। जो लोग पढ़ लिए हैं बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि अभी यदि हम आपसे एक वैल्यू पूछ देना एंटी लॉग का तो शायद आप बता नहीं पाइएगा, 1-2 आदमी को छोड़कर। एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड। तो इसीलिए आपको एक बार देखना जरूरी है। आइए कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स।